हेलो एंड वेलकम एवरीवन। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपके जो वार्षिक पेपर हैं वो भी अच्छे जा रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपके लिए साइंस का एक मॉडल सैंपल पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये जो मेरी क्लास है बहुत डिस्क्रिप्टिव होने वाली है। डिस्क्रिप्टिव से मतलब बेटा ये है कि इसी पीडीएफ में मैंने आपको आपके आंसर लिखित फॉर्म में दिए हैं। तो अगर आप इस वीडियो को एक बार अच्छे से तसल्ली से देखते हो तो उनके जो आंसर हैं वो आप समझ कर भी पेपर में लिख सकते हो। आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आपको अगर रिवीजन चाहिए तो इसकी पीडीएफ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो वहाँ से इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ, क्वेश्चन और इसके जो आंसर हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हो और तसल्ली से बैठ करके इसको देख सकते हो। ठीक है बच्चों। अच्छा, मॉडल पेपर से आशय बेटा ये है कि ये जो मैं प्रश्न इस प्रकार करा रहा हूँ, ठीक इसी से मिलते जुलते प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के पेपर में आने वाले हैं। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सर यही प्रश्न उसमें छप जाए, यही पेपर छपेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। इससे मिलते जुलते प्रश्न आपके पेपर में आने की संभावना रहती है। अच्छा, कोई भी प्रश्न आएगा, छोटा होगा चाहे बड़ा होगा, मैं उसको इस हिसाब से समझाऊंगा कि उससे संबंधित अगर अलग भी कोई प्रश्न वो पूछ ले फिर भी आप उसका उत्तर दे पाओगे इस क्वेश्चन के आंसर जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझने के बाद में। ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए, जो हमारे चैनल पर नए हैं बेटा वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है ना, और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दो। तो पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बेटा, है ना। ऑब्जेक्टिव मतलब विकल्प वाला प्रश्न है। पहला प्रश्न बेटा, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया है। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया है बेटा, सबसे पहले ये बताओ मुझे खरपतवार क्या होता है। जैसे हम ये भी प्रश्न पूछा गया खरपतवार क्या होता है। जैसे हम बेटा खेतीबाड़ी करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं बेटा, खेतीबाड़ी करते हैं। तो मान लो गेहूं की फसल हमने बोई, तो गेहूं के साथ में कुछ छोटे छोटे पौधे ऐसे उगाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, वो फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। जैसे गेहूँ के साथ में क्या हो गया बेटा, बथुआ उग जाए। ठीक, गेहूं के साथ में बेटा गाजर घास उग जाए, खेत में गाजर घास हो जाए, तो ये सब क्या है, ये सब आपके खरपतवार हैं। ठीक है। अब खरपतवार को हम कैसे हटाते हैं बेटा, तो बेटा कटाई करके नहीं हटा सकते हैं, इसकी होती है निराई। निराई मतलब जो फसल के अलावा अन्य पौधे होते हैं उसको हम निराई के द्वारा अलग कर देते हैं। ठीक। भंडारण बेटा, भंडारण तो क्या होता है उसको भी समझ लो आप। भंडारण का मतलब जैसे गेहूं हमने काट लिया, थ्रेसर करवा लिए, तो गेहूं की जो फसल आई आपको उसको घर में बोरियों में कट्टों में भर के रखते हैं, उसको कहते हैं भंडारण। फसल को काटने की प्रक्रिया, चने की फसल है, गेहूं की फसल है, सोयाबीन की फसल है, उसको काटने की प्रक्रिया, खेत से उसको काटेंगे हार्वेस्टर के द्वारा, वो कहलाएगा आपकी कटाई। फटकना, गेहूं को साफ थ्रेसर से भी फटकते हैं या पंखे से भी फटकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। हाइड्रा में प्रजनन होता है। बेटा हाइड्रा एक जीव है। अब उसमें पूछा प्रजनन के बारे में। पहले ये समझ लो बेटा प्रजनन होता क्या है, यहां से ही प्रश्न बनता है। प्रजनन बेटा कोई भी जीव हो, इंसान हो, पेड़ पौधे हो, भेड़ बकरी गाय भैंस, कोई भी हो, कोई भी जीव अपने ही समान संतति उत्पन्न करता है। संतति मतलब संतान, अपने ही समान संतति उत्पन्न करता है। और संतति उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसको ही कहते हैं प्रजनन, है ना। जैसे मैं एक इंसान हूँ तो मेरे बच्चे भी इंसान ही होंगे, तो ये सब प्रक्रिया क्या कहलाएगी, प्रजनन कहलाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए। तो हाइड्रा प्रजनन कैसे करेगा, मतलब हाइड्रा के बच्चे कैसे होंगे। ठीक है। तो बेटा हाइड्रा में होता है, सबसे पहले देख लो अलैंगिक प्रजनन। कौन सा प्रजनन होता है, अलैंगिक। अलैंगिक मतलब क्या, अलैंगिक से मतलब है बेटा इसमें लिंग नहीं होते हैं। जैसे पुरुषों में, आप इंसानों में देखोगे एक महिला होती है एक पुरुष होता है ना, तो दोनों से बच्चा पैदा होता है, तो इससे उसको बोलते हैं लैंगिक। जैसे गाय है, बैल है, ठीक है, शेर शेरनी है, इस तरीके से, तो उनको होता है लैंगिक प्रजनन।
लेकिन हाइड्रा में बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, आदमी पुरुष लड़का लड़की कुछ नहीं होते उनमें। तो हाइड्रा में जो प्रजनन होता है बेटा वो होता है द्विखंडन से। कैसे होता है बेटा? द्विखंडन से। इसको देखो चित्र द्वारा समझते हैं। द्विखंडन क्या होता है इसको चित्र से समझिए जरा। ये रहा आपका चित्र, ये हाइड्रा का पौधा है बेटा, है ना। चित्र भी कहीं पूछा गया है। ये हाइड्रा का पौधा। अब इसमें से एक में से दो, इसकी संतान कैसे बनेगी? तो इसमें से ये छोटा सा प्रवर्ध निकलेगा, ऐसा 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 प्रवर्ध इसी पौधे में से। देखो ये छोटा सा इसमें दिख रहा है, यहाँ बड़ा हो गया, यहाँ आकर ये और बड़ा हो गया, विकसित हो गया, पोषण इसको मिल रहा है, और यहाँ आके ये इससे अलग हो गया। तो देखो यहाँ एक था, यहाँ एक से एक दो बन गए कि नहीं बन गए? तो इसकी संतान हो गई, इसी के समान है बेटा, इसी के जैसा है ये। तो ये एक संतति से दो संतति बन गई, एक से दो हाइड्रा बन गई, तो हो गया ये प्रजनन। ठीक है, इस प्रक्रिया को कहते हैं द्विखंडन। क्या कहते हैं बेटा? द्विखंडन। द्विखंडन मतलब दो खंड बन जाना, एक से ये दो हो गए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बेटा इनको डिटेल में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है आपके पेपर में 2-2 नंबर के इन्हीं से प्रश्न बन जाए। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बेटा प्लास्टिक आपने देखा है ना, चाहे तो आपके मोबाइल का कवर हो, ठीक है, चाहे पेन पेंसिल जो आप लिखते हो वो लीड हो, ठीक, चाहे आपकी पानी देने वाली पाइप हो, लेजम हो, है ना। प्लास्टिक का हर जगह उपयोग हो रहा है। प्लास्टिक की बॉलें भी बन रही हैं, है ना। तो अलग अलग प्लास्टिक होता है बेटा। कुछ प्लास्टिक कठोर होता है ना, और कुछ प्लास्टिक ऐसा होता है बिल्कुल नरम, जैसे पॉलीथीन आपने देखी हो, सामान रखने वाली पन्नी, तो उसको गुड्डी मुड्डी करके आप अपनी मुट्ठी में भी रख सकते हो। तो वो अलग तरीके का प्लास्टिक है। एक प्लास्टिक होता है बेटा आपका पेन पेंसिल का जो कवर है, तो उसको एक बार आप तोड़ दोगे तो वो वैसा का वैसा नहीं होगा। अरे पन्नी को तुम जो मुट्ठी में रख लो तो मुड़ जाएगी, और छोड़ दोगे तो वापस वैसी की वैसी हो जाएगी। तो दो तरीके का प्लास्टिक है बेटा, एक तो थर्मोसेटिंग जो मुलायम, एक प्लास्टिक होता है आपका मुलायम, इसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक, और एक होता है कठोर वाला प्लास्टिक, उसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग। ठीक है, अब कौन सा प्लास्टिक कठोर है कौन सा नरम है वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखो बेटा पॉलीथीन ये तो थर्मोप्लास्टिक होता है ना, पीवीसी ये भी प्लास्टिक है। बेकेलाइट जैसे आपने देखी टीवी वगैरह, टीवी या बल्ब का होल्डर वो भी प्लास्टिक का बना होता है, लेकिन वो प्लास्टिक कैसा होता है? कठोर होता है। एक बार वो टूट गया तो फिर से वो होल्डर नहीं बन पाएगा, है ना। तो उसको बोलते हैं बेटा बेकेलाइट। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है बेकेलाइट होता है, याद रहेगा आपको बेकेलाइट। इसके बारे में एक थोड़ी सी परिभाषा मैंने ऐड की है, ये यहाँ से याद रखो। देखो ये अंतर भी आ सकता है 4 नंबर का आपका, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। सेट जो सेट हो जाए, वो जो कठोर हो जाए वो कहलाएगा थर्मोसेटिंग। ठीक है, देखो इसको, वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर विकृत नहीं होता है। मतलब जो होल्डर है, बिजली का स्विच है, होल्डर है, उसको आप गर्म करोगे तो वो नहीं बदलेगा, जल जाएगा। उसको क्या बोलेंगे? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। इसे आसानी से नहीं मोड़ा जा सकता। अब इस स्विच को, लाइट का स्विच हो या बर्तनों के हत्थे हों, रसोई घर में कोई भी बर्तन होते हैं उसके पीछे हत्था लगता है वो, तो उसको आप मोड़ नहीं सकते। ठीक है, यह ऊष्मा का कैसे होता है? कुछ अलग होता है। ये गर्मी से जैसे खाना पकड़ोगे तो हत्था गर्म नहीं होगा। ठीक है, याद रहेगा प्यारे बच्चों। तो ये सब क्या है? ये सब आपका थर्मोसेटिंग। इसके अगेंस्ट में क्या होता है बेटा? वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, मतलब अपना रूप बदल लेगा, उसको कहेंगे थर्मोप्लास्टिक। याद रहेगा, जो अपना रूप बदल लेगा गर्म करने पर वो थर्मोप्लास्टिक, जो अपना रूप नहीं बदलेगा, विकृत नहीं होगा, वो थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक को बेटा आसानी से मोड़ सकते हैं आप। पॉलीथीन ले लो अपने हाथ में, है ना। इसका प्रयोग कंघे बनाने में, खिलौने बनाने में, छोटे छोटे खिलौने आते हैं बच्चों के, हाथ से मुड़ जाते हैं, हाथ में बंद हो जाते हैं। ठीक है, यह ऊष्मा का सुचालक होता है, गर्मी से ये गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। इसके देखो थर्मोसेटिंग को उदाहरण देखो, बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे, रसोई के बर्तन किससे बनते हैं? थर्मोसेटिंग से, याद रहेगा। और बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। तो यहाँ से हमारा ये आंसर हो गया इसका बेकेलाइट।
इसके साथ साथ में हमने पढ़ लिया थर्मोसेटिंग क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, और दोनों में अंतर पढ़ लिया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये खलिस्तान फिर से बेटा, ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? अपूर्ण मतलब पूरा दहन नहीं होगा। अगर कोई ऐसा ईंधन आप उपयोग कर रहे हो जिसका अपूर्ण दहन होता है, अपूर्ण मतलब पूरी तरीके से नहीं जलता है, तो उससे कौन सी गैस उत्पन्न होती है? बेटा उससे उत्पन्न होने वाली गैस है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको CO भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बेटा कोई भी चीज़ हो उसको जलने के लिए हमें हमेशा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। याद रखना, किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ये प्रैक्टिकल है बेटा आपका, एक मोमबत्ती वाला ऐसा, ये मोमबत्ती है, ये जल रही है। ठीक है, अगर आप इस मोमबत्ती के ऊपर गिलास रख दोगे, एक गिलास, तो ये मोमबत्ती थोड़ी देर बाद बुझ जाएगी। बता सकते हो क्यों? चलिए, क्योंकि बेटा ऐसे मोमबत्ती अगर ये जल रही है ऐसे, अगर इसके ऊपर हम ग्लास रख देंगे तो इसकी जो ऑक्सीजन है, इसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो ये मोमबत्ती बुझ जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं बेटा किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। चलिए अब एक उदाहरण और लेते हैं प्यारे बच्चों। मान लो किसी के घर में आग लग गई। ठीक है, किसी भी चीज़ में आग लग रही है, कोई भी चीज़ आज आग लग रही है। ठीक, मान लो ये इतनी बड़ी चीज़ है, कोई इतनी बड़ी चीज़ है, इसमें आग लग रही है, तो इसको बुझाने के लिए आप क्या करोगे? ठीक है, इसको बुझाने के लिए कोई इसमें पानी फेंकेगा, कोई कुछ फेंकेगा, कोई कुछ फेंकेगा। इससे अच्छा है कोई इतना बड़ा सा कपड़ा लो, मोटा सा, इस चीज़ को पूरे से ढक दो, ऐसे ऐसे ढक दो पूरी सी, तो बेटा जल्दी आग बुझ जाएगी। क्यों बुझ जाएगी? क्योंकि इस चीज़ को पूरे से ढक दोगे ना आप, तो इसमें ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगी, और ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगी तो ये जलेगा नहीं, क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होती है। बिना ऑक्सीजन के कुछ भी नहीं जल सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इतनी चीज़ समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। धनुष को खींचने के लिए, धनुष आपने देखा है बेटा, ये धनुष होता है ऐसा, धनुष को खींचने के लिए तीर लगा देते हैं इसमें ऐसे। धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर, धनुर्धर कौन होता है? जो धनुष चलाता है, जैसे महाभारत में अर्जुन था, धनुष चलाता था, द्वारा लगाए गए बल का उदाहरण है। जो धनुर्धर बल लगाता है, इसको पकड़ के खींचता है, इस डोरी को खींचता है ऐसे इस अपनी तरफ। ठीक है ना, उस बल को आप क्या कहोगे? तो बेटा जो बल जिस चीज से पैदा होता है उसको वही नाम देते हैं। ठीक है, अब ये जो बल है धनुर्धर अपने हाथ से लगाएगा। किससे लगाएगा? अपने हाथ से। आपके हाथ में होती हैं बेटा मांसपेशियां। आपके हाथ में क्या होती हैं? आपके हाथ में मांसपेशियां होती हैं, इनको बोलते हैं मसल्स। ठीक है, तब अब इनसे जो बल लगेगा वो आपका कहलाएगा पेशीय बल, क्योंकि पेशियों के द्वारा लग रहा है, पेशीय बल कहलाएगा। ठीक है बेटा, और चुंबक की वजह से जो बल पैदा होगा, चुंबक की वजह से, वो चुंबकीय बल होगा ना। चुंबक आपने देखी हो बेटा, चुंबक ऐसी होती हैं, इसमें दो पोल होते हैं, अच्छे समझ लो बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आया है। एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। नॉर्थ माने उत्तरी ध्रुव और साउथ माने दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, चुंबकीय बल भी समझ लो, दक्षिणी ध्रुव। अब इनकी वजह से जो बल लगेगा, जो बल पैदा होगा, वो चुंबकीय बल होगा। ठीक है बेटा, देखो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये जो दो चुंबक आपस में एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगी, आपस में एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं। जो चुंबक के विपरीत ध्रुव होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, तो एक चुंबक को आप यहाँ रख दो, एक चुंबक को यहाँ रख दो, तो ये दोनों आपस में चिपक जाएंगी। ठीक है, अगर पोल कैसे होंगे? अलग अलग, ये उत्तरी ध्रुव होगा या दक्षिणी ध्रुव होगा। तो अगर बेटा दोनों एक जैसे पोल हो गए, इधर भी साउथ पोल हो गया, इधर भी साउथ पोल हो गया, तो एक दूसरे से दूर भागेंगे चुंबक हैं, क्योंकि जो एक जैसे ध्रुव होते हैं उनमें प्रतिकर्षण होता है, और अलग अलग में एक जैसे जो होंगे, एक जैसे होंगे उनमें प्रतिकर्षण होगा। जैसे दोनों एक जैसे हैं, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा,
वो अलग अलग होंगे तो दोनों में आकर्षण होगा, दोनों एक तरफ भागेंगे तो आपस में चिपक जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये चुंबकीय बल हो गया। अगला देखते हैं बेटा गुरुत्व बल, इसको भी समझ लो। गुरुत्व बल क्या होता है बेटा, कोई चीज़ हो, बॉल हो, पत्थर हो, इस बॉल को अपने यहाँ से यहाँ फेंक रहे हो, यहाँ ऊपर, तो जितनी ताकत लगाओगे उतनी ऊंची जाएगी बॉल। ठीक है, लेकिन वहाँ से गिर करके वापस नीचे ही बॉल आएगी, वापस धरती पे गिरेगी। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी जो होती है, मान लो ये आपकी पृथ्वी है, तो पृथ्वी किसी भी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है ना, अपनी तरफ खींचती है। उसी बल को हम कहते हैं गुरुत्व बल। क्या कहते हैं बेटा? गुरुत्व बल। याद रहेगा? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये कुछ खाली स्थान है प्यारे बच्चों, आपको भरने हैं। सूर्य के समीप का ग्रह है, तो सूर्य के समीप सबसे पास वाला ग्रह कौन सा है? वो होता है बेटा बुध। कौन सा बेटा? बुध ग्रह होता है, बुध। तो अब दूसरे नंबर का कौन सा, तीसरे नंबर का कौन सा है, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे। पहले नंबर का बुध हो गया, सूर्य के सबसे निकट। फिर दूसरे नंबर पे कौन सा है, तीसरे पे कौन सा है? दूसरा मैं बता दूं, चलो शुक्र, तीसरे पे पृथ्वी। इसके बाद जो 8 ग्रह हैं, पहले 9 हुआ करते थे, अब 8 हो गए हैं। तो 8 ग्रहों का क्रम बेटा आपको अच्छे से देख करके याद कर लेना है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, इस तरीके से पूरा का पूरा क्रम याद कर लेना है। बेटा अपना ग्रह कौन सा है? तो जो तीसरे नंबर का ग्रह है ये पृथ्वी, ये अपना ग्रह है। अपना मतलब हमारा, जहाँ हम रहते हैं। और पृथ्वी को हम बेटा नीला ग्रह भी कहते हैं। याद रहेगा प्यारे बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आता है किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं, तो बेटा पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं। कई बार ये प्रश्न भी आता है बेटा कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। बेटा पृथ्वी के का 70% भाग पर, 70% भाग पर क्या है? पानी पानी है। लगभग 70% भाग पर पृथ्वी के पूरा का पूरा क्या है बेटा? पानी है। तो पानी का रंग कैसा होता है? नीला। तो अगर आप अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखोगे तो वो नीली दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? नीले रंग की। इसीलिए हम पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। याद रहेगा प्यारे बच्चों। तो एक ही क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध होता है, सबसे गर्म ग्रह भी बुध है क्योंकि सूर्य के सबसे नज़दीक है। उसके बाद शुक्र ग्रह आता है, फिर पृथ्वी आती है। शुक्र ग्रह को बेटा पृथ्वी की बहन कहते हैं क्योंकि इसका जो आकार है वो लगभग पृथ्वी के जैसा है। ठीक है, तो पृथ्वी से मिलता जुलता ग्रह कौन सा है? शुक्र। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है बेटा? सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति। बृहस्पति। तो ये चीजें जो मैं कह रहा हूं बेटा सबको नोट कर लेना, यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। हैजा, हैजा किसके द्वारा रोग होता है बेटा? रोग फैलाने के लिए बेटा छोटे छोटे बैक्टीरिया वायरस होते हैं, उनसे रोग फैलता है। ठीक, याद रहेगा। कुछ होते हैं बेटा बैक्टीरिया, इनको कहते हैं हम जीवाणु, और कुछ अन्य छोटे जीव होते हैं उनको कहते हैं विषाणु। ठीक है, विषाणु और जीवाणु। जीवाणु को अंग्रेजी में कहते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। विषाणु को कहते हैं वायरस। जैसे एड्स रोग है आपका, एड्स एक वायरस से होता है। आपका जो हैजा है, हैजा बेटा बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? जीवाणु से होता है। आप ये लिख सकते हो जीवाणु। ठीक है, पोलियो, पोलियो बेटा आपका वायरस की वजह से होता है, याद रखो। पोलियो, दस्त, हैजा, उल्टी, ये सब किसकी वजह से होते हैं बेटा? जीवाणुओं की वजह से होते हैं। ठीक है, जो हैजा होता है बेटा दूषित पानी की वजह से भी होता है। दूषित पानी में क्या होता है? जो हैजा के जीवाणु रहते हैं उसमें, दूषित पानी में क्या रहते हैं? हैजा के जीवाणु, जिनकी वजह से आपको हैजा हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए बेटा खाने को या पानी पीने का जो पानी हो उसको साफ सुथरा और स्वच्छ हमें रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं बेटा, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम बेटा किण्वन कहलाता है। क्या होता है? किण्वन। इस प्रक्रिया को कहते हैं बेटा किण्वन। ठीक है, धातुएं अम्लों से अपक्रिया करके H2 गैस बनाती हैं, H2 हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ठीक है बेटा,
धातुओं का अगर अम्ल से क्रिया होगी तो वो हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, याद रहेगा आपको, H2। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा छोटे छोटे कुछ प्रश्नों की तरफ। तो बेटा मैंने क्या किया है इस वीडियो सीरीज में, इस पेपर को बेटा मैं तो आपको 2 भागों में कराऊंगा, है ना। एक वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़्यादा हो जाएगा, तो कुछ प्रश्नों के उत्तर तो मैंने लिख दिए हैं आपको इसी में, कुछ प्रश्नों के उत्तर मैं आपको ऐसे ही मौखिक समझा दूंगा, तो उसी तरीके से आप लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। बेटा समझना बहुत ज़रूरी होता है, आप अपनी भाषा में लिख दोगे तो भी आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, बशर्ते आप अच्छे से समझ लो। पेपर चेक करने वाला, अगर मैं आपकी कॉपी चेक कर रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि बच्चा सीरीज की भाषा ना लिखे, वो अपने मन से सीख करके कुछ लिखे, तो उसको पूरे नंबर देता हूँ मैं क्या बेटा, हर कोई शिक्षक ऐसी कॉपी चेक करता है, तो इसलिए जहाँ तक हो अपनी भाषा सरल और स्पष्ट रखो, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो बेटा देखते हैं स्थिर वैद्युत बल किसे कहते हैं और तारामंडल, इसके 2 क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं, उसको समझते हैं पीडीएफ में। कोलतार वाला भी ऐड किया है, ये वाला 3 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन, ये आपको मौखिक समझा देता हूं मैं आपको, ठीक है ना। जैव विविधता, बेटा जैव विविधता को अंग्रेजी में कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, और संरक्षण को कहते हैं बेटा हिंदी में, और अच्छी भाषा में समझ लो, संरक्षण मतलब किसी चीज़ की रक्षा करना, किसी की रक्षा के उपाय करना, क्या कहलाएगा, संरक्षण। अब समझते हैं बेटा जैव विविधता क्या होती है, इसका संरक्षण आवश्यक क्यों है। बेटा जैव विविधता, इसको पढ़ो जीवों की विविधता, जैव विविधता मतलब जीवों की विविधता। तो हमारे पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, जैसे जानवर, शेर, चीता, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, खरगोश, हिरन, है ना, इस प्रकार के कई प्रकार के पेड़ पौधे, कई प्रकार के जितने पेड़ों के नाम आप जानते हो, पशु पक्षी, घास, कितनी सारी चीज़ें रहती हैं। तो इन सभी चीज़ों की जो अलग अलग वैरायटियां हैं, अलग अलग चीज़ों की अलग अलग वैरायटियां, जैसे घास कई प्रकार का है, फसलें कई प्रकार की हैं, पेड़ कई प्रकार के हैं, जीव जंतु कई प्रकार के हैं, सांप कई प्रकार के हैं, पक्षी कई प्रकार के हैं, अलग अलग रंग के हैं। तो इन सबकों की जो विविधता है उसको ही हम जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। इनका संरक्षण क्यों जरूरी है बेटा, अगर इनका संरक्षण नहीं करेंगे तो ये विविधता खत्म हो जाएगी। अगर कोई चीज़ खत्म हो जाती है तो उसका बेटा पारिस्थितिक तंत्र पर, हमारे जो वायुमंडल है या जो पर्यावरण है उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर एक चीज़ खत्म हो गई तो उसका प्रभाव दूसरी चीज़ों पर भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे मान लो अगर चूहा है, चूहों को हम नहीं बचाएंगे, चूहे सारे मर जाएंगे, या सांप को नहीं बचाओगे आप, है ना, सांप सारे मर जाएं, तो बेटा उसका प्रभाव ये होगा, चूहे बहुत पैदा हो जाएंगे, मेंढक बहुत पैदा हो जाएंगे अगर सांप मर गया तो, क्योंकि सांप क्या करता है, चूहे और मेंढकों को खाता है। अगर ये मर गए, सांप सारे हटा दो आप जीवों में से, तो बेटा इतने सारे मेंढक और चूहे हो जाएंगे कि हमारे रहने के लिए जगह नहीं बचेगी। हमारे घर में, हमारे सिर पर, बेड के नीचे, कमरों में, सब जगह चूहे और मेंढक फसलों को बर्बाद कर देंगे, इतने सारे आपको दिखेंगे। तो इसलिए सांप भी ज़रूरी हैं और चूहे भी ज़रूरी हैं, ठीक है। किसी भी एक जीव को आप ख़त्म कर दोगे तो गलत प्रभाव पड़ेगा, आप रह ही नहीं पाओगे अगर सांप सारे ख़त्म हो गए तो, ठीक है ना। तो इसी तरीके से टिड्डा भी ज़रूरी है, तो घास भी ज़रूरी है, टिड्डे घास खाते हैं, अगर टिड्डे नहीं होंगे तो बेटा घास इतना हो जाएगा फसलें पैदा नहीं होंगी। मधुमक्खी को ख़त्म कर दो, मधुमक्खी को आप ख़त्म कर दोगे बेटा, जिससे शहद बनता है, तो आपकी फसलें पैदा नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि मधुमक्खी ही वो होती हैं जो एक पौधे से दूसरे पौधे पर, दूसरे से तीसरे पौधे पर पहुंचती हैं, और इसी से हमारी फसल पैदा होती है। तो इसलिए बेटा शॉर्ट में समझ लो कि अगर किसी जीव का संरक्षण हम नहीं करेंगे तो उसका क्या पड़ेगा बेटा, पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इनका संरक्षण आवश्यक है। बेटा जरायुज किसे कहते हैं, जरायुज समझो बेटा, जरायुज जंतु किसे कहते हैं। बेटा ऐसे जंतु, ठीक है, जो बच्चे के रूप में पैदा होते हैं, ठीक है। कुछ जंतु बेटा ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं, आपने देखा बेटा, पक्षी क्या देते हैं, अंडे देते हैं, तो अंडों से उनके बच्चे बनते हैं, ठीक है, अंडे देते हैं। और कुछ जीव ऐसे होते हैं बेटा जो डायरेक्ट बच्चे देते हैं, जैसे आपकी गाय है, तो गाय अंडा देती है क्या, गाय अंडा नहीं देती, गाय सीधा सीधा बच्चा देती है। बकरी भी अंडा नहीं देती है, बकरी भी सीधा बच्चा देती है। घोड़ा भी सीधा बच्चा देता है। लेकिन चिड़िया, छिपकली, ये अंडे देती हैं। मगरमच्छ ये अंडे देता है ना।
तो जो जीव अपने बच्चे पैदा करते हैं, जो अंडे नहीं देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? जरायुज जंतु कहते हैं। जो सीधे के सीधे बच्चे पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते हैं, ऐसे जंतुओं को कहते हैं जरायुज जंतु। ठीक है, क्या कहेंगे उनको? जरायुज जंतु। वे जंतु जो सीधे बच्चे पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते हैं, जरायुज कहलाते हैं। इसके 2 उदाहरण दे दो, गाय दे दो, भैंस दे दो, कुत्ता कह दो, बकरी कह दो, भेड़ कह दो, इंसान भी लिख दो। ठीक है, मैंने कई उदाहरण बताइए, आपको 2 देना है। अब जरायुज क्या होता है उसको समझो बेटा। जरायुज का मतलब जैसे माँ है, माँ के पेट में ये माँ का पेट है और ये बच्चा है बेटा, ये बच्चा है। ठीक है, तो ये जो माँ का पेट है उससे एक नली के द्वारा बच्चा जुड़ा रहता है ऐसे, और इसमें पानी से भरा रहता है माँ के पेट में, तो ऐसे घूमता रहता है, ये नली से जुड़ा रहेगा। अब माँ जो खाना खाएगी तो माँ के खाना इस नली के द्वारा बच्चे तक भी पहुँच जाता है। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं हम जरायु। ये जो नली है इसको कहते हैं जरायु। ठीक है, इसका अच्छा फेमस नाम बेटा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा याद रहेगा बेटा। तो इसको जरायु प्लेसेंटा कहते हैं, इसलिए हम इंसानों को कहते हैं जरायुज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेटा आपका हो गया। चलिए अब इसके बाद बढ़ते हैं उर्वरक और खाद में 3 अंतर। बेटा उर्वरक और खाद में 3 अंतर मैं आपको बता देता हूं, इसका उत्तर मैंने लिखा हुआ है यहां पर आपको। बेटा खाद क्या होता है, उर्वरक क्या होता है समझो। खाद वो कार्बनिक पदार्थ, जैसे गोबर है, मिट्टी है, या केंचुए से जो आपने खाद बनाया है उसको कहेंगे हम खाद। उर्वरक होता है बेटा आपका यूरिया, नाइट्रोजन, फास्फेट, जो आप मार्केट से खरीद के लाते हो, है ना, उसको कहते हैं उर्वरक। उसमें क्या रहता है बेटा? रसायन रहते हैं। खाद वह कार्बनिक पदार्थ है जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। ठीक है, किससे बनता है? गोबर से, सड़े गले पदार्थों से बन जाएगा। घर में कागज हो या फसलों का कूड़ा करकट हो, फलों के छिलके हों, ऐसी चीज़ों से जो बनेगा वो आपका खाद कहलाएगा। इसके अलावा इसके विपरीत उर्वरक वे रासायनिक पदार्थ हैं जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए उसमें मिलाए जाते हैं। उर्वरक बेटा यूरिया, नाइट्रोजन जो मार्केट से हम खरीद के लाते हैं उसमें रसायन होते हैं। क्या होते हैं उसमें? रसायन होते हैं। उनसे जो बनता है उसको कहते हैं उर्वरक। ठीक है, लेकिन इससे पैदावार तो बढ़ती है खेती की, लेकिन जो उसकी जो मिट्टी की शक्ति है, उर्वरता शक्ति है, वो बेटा कम हो जाती है। याद रहेगा। और ये पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि खाद डालने से, देसी खाद डालने से फसल को या मिट्टी को कोई भी नुकसान नहीं होता है। इसलिए हम कहते हैं बेटा पर्यावरण के हिसाब से खाद अच्छा है ना। खेती में खाद का उपयोग हमें करना चाहिए। अगला प्रश्न था बेटा आपका कोलतार का उपयोग। बेटा कोलतार क्या होता है? एक प्रकार का पदार्थ होता है, जो आपने रोड देखा, रोड सड़क बनाते हैं जो डामर टाइप का डलता है, उसी को हम कहते हैं कोलतार। ठीक है, उसके क्या क्या उपयोग हैं बेटा? इसके कई उपयोग हैं, जैसे छत निर्माण, इससे छत भी हम बना सकते हैं। मुद्रण स्याही, छापने वाली स्याही भी बनती है। विद्युत केबल, लाइट की जो केबल होती है वो भी बनती है। जंक्शन बक्से ट्रेन में लगते हैं ये, है ना। वाटर प्रूफिंग, कहीं से छत है आपकी, छत से पानी आ रहा है तो वहाँ भी उसको आप लगा सकते हो। तो ये हो गए बेटा कोलतार के कुछ उपयोग। ठीक है, छत निर्माण में, सड़क निर्माण में, छापने वाली स्याही बनाने में, वाटर प्रूफिंग में। ठीक, एक प्रश्न था बेटा आपका तारामंडल किसे कहते हैं? तारा मंडल, मंडल माने एक समूह, तारा मतलब तारों का। तो तारामंडल तारों का एक ऐसा समूह है। ठीक है, क्या है? समूह है जो पहचानने योग्य आकृतियां बनाने में प्रतीत होता है। बेटा देखो, आसमान में रात के वक्त आप देखते हो बहुत सारे लाखों अरबों अनगिनत तारे आपको दिखाई देंगे। ठीक है, मान लो ये तारे हैं, बहुत सारे तारे हैं। अब तारे अनगिनत हैं बेटा, कुछ तारे एक निश्चित क्रम में बन जाएं, निश्चित क्रम में बन जाएं तो उसको हम कहेंगे तारामंडल, जिसे पहचान करने योग्य आकृति बन जाए। तितर बितर नहीं हो, एक निश्चित क्रम, जैसे सप्तऋषि तारामंडल है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसे 7 क्रम इसी क्रम में दिखेंगे आपको रोजाना। एक क्रम बन गया इनका, ऐसे ही दिखेंगे हमेशा, इस तरीके से दिखेगा ये सप्तऋषि तारामंडल। ठीक है, तो उसको नाम दे दिया तारामंडल हमने।
जो आकृति आप रोजाना देखो, अब ऐसा नहीं है कुछ तारे तितर बितर फैले हैं, बिखरे हुए हैं, वैसे दिख रहे हैं, उसको तारामंडल नहीं कहेंगे। तारों का समूह हो जो एक निश्चित प्रकार की आकृति बनाए, जिससे हम इसकी पहचान कर लें, उसको कहेंगे तारामंडल। जैसे सप्तऋषि, उसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेट बियर, ठीक, ओरोयन, व्याध या शिकारी, ठीक है, याद रहेगा प्यारे बच्चों। चलिए, एक प्रश्न था आपका, स्थिर वैद्युत बल। इसकी परिभाषा बेटा, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल। एक आवेशित वस्तु, बेटा आवेशित मान लो आप एक पेन ले लो, पेन, ठीक है, अपने सिर के बालों पर उसको रगड़ो 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 रगड़ो, फिर जहाँ पर धूल मिट्टी है उसके पास लेके जाओ, उसे टच मत करो, तो वो जो पेंसिल आपने बालों पर रगड़ी थी, पेन, वो धूल के कणों को अपने से चिपका लेगी, है ना। तो ये जो आपने पेंसिल अपने सिर पर रगड़ी थी वो आवेशित वस्तु हो गई। तो एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित, जो धूल के कण हैं वो अनावेशित कण थे। अब जो पेन आपने बालों पर घिसी है वो आवेशित हो गई है, धूल के पास ले जाएंगे तो धूल के कणों को चिपका लेगी। तो उनके किस ताकत की वजह से, किस बल की वजह से वो चिपके, वो बल क्या कहलाएगा बेटा, स्थिर वैद्युत बल। समझ में आ गया प्यारे बच्चों। अच्छा, एक प्रैक्टिकल और करो बेटा। आपने देखा गर्मियों में कुर्सी पे किसी को बिठा दो और कुर्सी को हल्के हल्के से किसी तौलिए से पीटते जाओ, मारते जाओ मारते जाओ, फिर जो कुर्सी पे बैठा है उसके नाखून को टच करोगे तो उसमें से झटका सा आपको लगेगा, तो वो भी क्या है बेटा, स्थिर वैद्युत बल। दोनों के दोनों प्रैक्टिकल करके देखना बेटा, होता है ऐसा, है ना। बालों से रगड़ के तुमने दीवार पे गुब्बारे चिपकाए होंगे, है ना, तो वो भी क्या है, स्थिर वैद्युत बल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए इस क्लास को बेटा हम यहीं स्टॉप करते हैं। आगे हम और क्वेश्चन करेंगे, है ना। ये लंबी पीडीएफ है तो इसका दूसरे पार्ट में हम इसके अगले भाग को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बने रहना बेटा मेरे साथ। अच्छा, एक चीज़ और बतानी प्यारे बच्चों आपको, ये मेरा इंग्लिश का बैच है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के लिए। क्लास 4 से 8 तक की इंग्लिश ग्रामर किसी को भी पढ़नी हो तो आप ये वीडियो पूरे मेरे देख सकते हो। इसकी सेकंड क्लास आ चुकी है मेरी, होमोनिम्स, होमोफोन, प्रीफिक्स, सफिक्स के बारे में, ठीक है। तीन वीडियो इसके मेरे अभी आ चुके हैं। तो गर्मी का बेटा भरपूर फ़ायदा उठाइए, गर्मी की छुट्टियों का, और सारी की सारी ग्रामर पढ़ डालो। आप किसी भी कक्षा में हो, 4 से लेकर 8वें तक, इवन 8वें के बाद भी आपको ये ग्रामर काम आने वाली है। एक बार आप ग्रामर सीख जाओगे तो कहीं भी किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक और चीज़ बेटा, ये ज्योति मैडम है, मैथमेटिक्स किसी को पढ़ना है बेटा, कक्षा 8 का प्रश्नावली वाइज हर एक टॉपिक, हर एक सवाल, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 और 10, वीडियो नंबर 12 में प्रश्नावली 2.5 का आपका 9 और 10 क्वेश्चन, तो सारे के सारे क्वेश्चन मैडम सॉल्व करा रही हैं। तो जिनको मैथमेटिक्स एक एक क्वेश्चन के साथ पढ़ना है तो ये वीडियो देख सकते हैं बेटा। आज का वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और इसी जो पीडीएफ है हमारी, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए बच्चों, बस इस तरीके से हमारे चैनल को देखते रहिए, अपना प्यार हमें देते रहिए। थैंक यू।